नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की सफल यात्रा संपन्न। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से किया सम्मानित। ओमान से CEPA समझौते के साथ आर्थिक साझेदारी विस्तार का जुड़ा नया अध्याय। विकसित भारत जी रामजी बिल लोकसभा से पास, राज्यसभा में चर्चा। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल को उच्च सदन ने भी दी मंजूरी। पीएम ने करार दिया टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला पल। देश की आर्थिक प्रगति में एक और बड़ी सफलता। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत के निर्यात में 15.5% की बढ़ोतरी। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, GST 2.0 रिफॉर्म और लेबर कोड्स के साथ ही लॉजिस्टिक्स अपग्रेड ने निर्यात बढ़ाने में दिया योगदान। पश्चिम बंगाल में फिर गरमाया SIR का मुद्दा। कोलकाता के घुनी में लगी आग को भाजपा ने बताया सोची समझी साजिश। ममता सरकार पर वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने का लगाया आरोप। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में केंद्रीय बलों को किया तैनात। और असम पुलिस ने 7 घुसपैठियों को भेजा सीमा पार। मुख्यमंत्री ने की पुलिस के काम की सराहना। कहा राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ जारी रहेगा सख्त अभियान। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 3 देशों की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं और इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। पीएम को इथियोपिया और ओमान के शीर्ष सम्मान से भी नवाजा गया। ओमान में गुरुवार को भारत और ओमान के बीच CEPA यानी समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम मैत्री में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने मिलकर इन्वेस्ट, इनोवेट और बिल्ड करने के लिए ओमान को आमंत्रित किया। गुरुवार का दिन भारत ओमान सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की मस्कट में हुई बैठक में बड़े फैसले हुए। वहीं पीएम को ओमान के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान ने पीएम को यह सम्मान प्रदान किया। इससे पहले यह अवार्ड नेल्सन मंडेला और महारानी एलिजाबेथ जैसी हस्तियों को दिया गया है। पीएम को अब तक 29 देशों के शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। मजबूत आर्थिक साझेदारी की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने के साथ साथ व्यापार बाधाओं को कम करने, व्यापार एवं निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के बीच अधिक निवेश प्रवाह में समझौते से बहुत मदद मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। पीएम और ओमान के सुल्तान ने रक्षा, ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और जन संबंध जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। समुद्री सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज और मोटे अनाज की खेती और कृषि खाद्य नवाचार में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम के साथ साथ समुद्री विरासत और संग्रहालय, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, उच्च शिक्षा और ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। दोनों पक्षों ने वस्त्र, ऑटोमोबाइल, रसायन, उपकरण और उर्वरक सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। साथ ही आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की गई। मुक्त व्यापार समझौते पर भारत से जो चीजें ओमान में आती हैं, 99% से ज्यादा उन चीजों पर अब टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा और इसका सीधा फायदा कारोबारियों के साथ साथ जो उपभोक्ता हैं, चाहे हम ओमान की बात करें या फिर भारत की बात करें, उनको सीधा सीधा इसका फायदा होगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मस्कट, ओमान। और वहीं भारत ओमान के रिश्तों में आर्थिक साझेदारी के विस्तार ने एक नई परिभाषा लिखने का काम किया है। साल 2025 भारत के लिए आर्थिक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम साबित रहा और जिसमें अब भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी शामिल हो गया है। विकास को परिभाषित करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत न केवल तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक भी बन चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न केवल खुद को स्थापित किया है, बल्कि आर्थिक मोर्चों पर कीर्तिमानों की नई इबारत भी लिखी है। इस वर्ष यानी 2025 में जहां दो महत्वपूर्ण समझौते भारत यूके FTA और भारत ओमान सेपा पर हस्ताक्षर हुए, तो यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, पेरू और चिली के साथ भी व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत जारी है, जिससे देश विकसित भारत लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले बात भारत ओमान सेपा की करें तो ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सेपा पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग मिलेगा। कृषि, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट सहित समझौते से अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। समझौते का उद्देश्य टैरिफ को काफी हद तक कम या खत्म करना है, साथ ही व्यापार को आसान और निवेश प्रवाह को सुगम बनाना है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10.6 अरब डॉलर था। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच अब व्यापार के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ओमान का किसी एक देश के साथ दूसरा और लगभग 20 सालों में पहला FTA है। GCC देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वहीं समझौते के लिए नवंबर 2023 में औपचारिक वार्ता शुरू हुई थी। भारत और ओमान के बीच साझा की जाने वाली समृद्ध संस्कृति, साथ ही प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंध दोनों देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं जुलाई 2025 में हुए ऐतिहासिक भारत यूके FTA से भी भारतीय निर्यातकों, राज्यों और MSME के लिए नए अवसरों के द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भारत यूके FTA के तहत दोनों देश टैरिफ में बड़े पैमाने पर कटौती पर सहमत हुए हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात शुल्क मुक्त होगा। दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार को 2030 तक लगभग 120 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य है। अलग अलग राज्यों को कई क्षेत्रों में इस समझौते का बड़ा लाभ मिलेगा। MSMEs को वैश्विक मंच पर पहचान के साथ ही इस समझौते से नए अवसर भी प्राप्त होंगे। पिछले कुछ सालों में भारत ने PM मोदी की अगुवाई में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें EFTA 2024, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है। भारत में मजबूत निवेश के साथ ही इस समझौते से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया 2022 ECTA अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ कम या खत्म कर रहा है, भारतीय निर्यात के लिए और नए अवसर भी खोल रहा है। UAE 2022 सेपा के तहत 90% से ज्यादा भारतीय निर्यात पर टैरिफ कम हुआ है। रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के व्यापार को बढ़ावा मिला है। मॉरिशस 2021 भारत का पहला अफ्रीकी केंद्रित व्यापार समझौता, जिसके तहत भारत की बाजार तक पहुंच में सुधार हुआ है। साथ ही मॉरिशस को अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया गया है।
समझौतों का ये बढ़ता नेटवर्क भारत की दूरदर्शी व्यापार रणनीति को उजागर करता है, जो विविधीकरण, लचीलेपन और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही इन समझौतों से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती जीडीपी और अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती नहीं, दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पिछले 11 वर्षों में पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों ने नई ऊंचाई हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन देशों के साथ भारत के रिश्ते तमाम क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी के अलावा पीपल टू पीपल टाइज भी शामिल है। प्रधानमंत्री के इस योगदान के लिए कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। आखिर कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतना बड़ा बदलाव आया, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के लगभग हर हिस्से में बसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। लेकिन बीते 11 वर्षों में पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों में आए बदलाव को अगर क्रांतिकारी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस दौरान सऊदी अरब, यूएई, ओमान से लेकर कुवैत, कतर और ईरान तक भारत ने एक बेहतरीन संतुलन बनाते हुए अपने संबंधों को लगातार नई ऊर्जा दी है। इसके लिए भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं हों या फिर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, इस तरह के तमाम कदमों ने इन रिश्तों में नया विश्वास जगाया है। प्रधानमंत्री मोदी निरंतर इन देशों के नेताओं के संपर्क में रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वाधिक संयुक्त अरब अमीरात की 7 बार यात्रा की है। उनकी इन यात्राओं के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। वर्ष 2015 में पीएम मोदी के यूएई दौरे के दौरान दोनों देशों के संबंध व्यापक और रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचे। साथ ही 2023-24 में भारत यूएई व्यापार बढ़कर 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान चीन और अमेरिका के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। वहीं यूएई में आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद की ओवरसीज कैंपस खुलने का सिलसिला शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बुनियादी सहयोग का प्रतीक है। साथ ही ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों के अलावा सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया तो हमें इसका एक और नमूना देखने को मिला। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों में भी व्यापक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार सऊदी अरब का दौरा किया है। 2019 में उनकी दूसरी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सामरिक साझेदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना की। 2023-24 में दोनों देशों के बीच करीब 43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी खूब बल मिला है, फिर चाहे वो हज यात्रा के लिए गहरा सहयोग हो या सऊदी अरब में बढ़ती योग की लोकप्रियता। इसके अलावा ऊर्जा, निवेश, अंतरिक्ष और रक्षा समेत तमाम क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। वहीं पश्चिम एशिया के एक और अहम देश कतर के साथ भी भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार कतर की यात्रा कर चुके हैं। वहीं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी इस साल फरवरी में भारत दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष प्रभाव के चलते दोनों देशों के रिश्तों में नया विश्वास साफ झलकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में कतर भारत सहयोग विशेष रूप से अहम है। 2023-24 में भारत कतर के बीच 14 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वहीं निवेश, रक्षा और अन्य सांस्कृतिक संबंधों के अलावा कतर में रहने वाले भारतीय हमारे संबंधों को नई ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में कुवैत का दौरा किया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 साल बाद पहला कुवैत दौरा था। इस दौरान भारत कुवैत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया गया। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी समेत तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। 2024-25 में भारत कुवैत के बीच 10 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ। साथ ही भारत में निवेश को बल देने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ओमान रिश्तों को भी नया बल मिला है। पीएम मोदी की हालिया ओमान यात्रा के दौरान एक समग्र आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जरूरत पड़ने पर यमन की भी मदद की है।
भारत ने यमन को कोविड वैक्सीन से लेकर समय समय पर अन्य दवाएं और अनाज भी पहुंचाया है। वहीं खाड़ी के दूसरी तरफ बसे ईरान और इराक से भी भारत के मजबूत संबंध रहे हैं। भारत ने इजरायल के साथ संघर्ष के दौरान भी ईरान से संपर्क बनाए रखा और बातचीत से मुद्दों के समाधान पर बल दिया। साथ ही भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह को पूरी तरह विकसित करने पर काम कर रहा है, जिसके जरिए भारत अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों से आसानी से व्यापार कर सकेगा। वहीं इराक के साथ भी भारत ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष प्रयासों के चलते पश्चिम एशिया में बसे लगभग सभी देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मनरेगा का स्थान लेने वाला विधेयक विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 यानी कि विकसित भारत जी राम जी विपक्ष के जोरदार हंगामे और बिल की कॉपी फाड़ने जैसे अमर्यादित आचरण के बीच ध्वनि मत से लोकसभा से पारित हो गया। विपक्ष ने जहां बिल पारित करने के तरीके पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आचरण पर उन्हें जमकर घेरा। जी राम जी बिल लोकसभा से पारित, अमर्यादित आचरण को लेकर घेरे में विपक्ष। भाजपा का आरोप, कांग्रेस नहीं मानती गांधी जी के आदर्श। जनहित के विरोध के पीछे क्या है विपक्ष का एजेंडा? करीब 10 घंटे से ज्यादा चली चर्चा और 98 सदस्यों के हिस्सा लेने के बाद जब लोकसभा में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देना शुरू किया तो सदन में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। भारी शोरगुल और नारेबाजी के बीच शिवराज सिंह चौहान ने उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी जिसे चर्चा के दौरान उठाया गया था। एक तरफ रोजगार के काम बेहतर हो और रोजगार मिले, ज्यादा रोजगार मिले, इसका प्रावधान करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ इस विशाल धनराशि का उपयोग संपूर्ण विकसित गांव बनाने में किया जाए। संपूर्ण विकसित गांव, ये मोदी सरकार का लक्ष्य रहा। केंद्रीय मंत्री के उत्तर के बाद भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से मनरेगा के बदले लाया गया जी राम जी बिल सदन से पारित हो गया। हालांकि बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सदन के बाहर टकराव बना रहा। विपक्ष ने जहां बिल पारित करने के तरीके पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आचरण पर। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। आज एक बेहतर योजना जी राम जी विकसित भारत के लिए लेकर आए हैं। ये दिखाता है मोदी सरकार का संकल्प गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित के लिए, महिला, मजदूर के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और कांग्रेस के पास अगर जवाब हो तो बताइए कि पहले जवाहरलाल नेहरू जी याद आए उनको, तो उस समय महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। 1989 में भी, 1999 में भी, 2004 में भी। आज अचानक से महात्मा गांधी जी की याद आ रही है। कांग्रेस के साथ इंडी के सहयोगी भी बिल के विरोध में नजर आए। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। उधर सत्ता पक्ष ने भी विपक्षी दलों के रुख पर पलटवार किया। Basically, this is the major issue. The right of the common people having because we have given right to employment for the workers of this country. That basic right is going to be withdrawn by this government through this bill. The opposition has done great disservice to the legacy of Mahatma Gandhi the last 70 years. Mahatma Gandhi ji was dead against corruption. And all that the Congress party has done the last so many decades is practice corruption in every form. आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सदस्यों द्वारा सदन में किए गए आचरण पर आपत्ति जताई। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है। मनरेगा की जगह नई योजना को लेकर लाया गया बिल लोकसभा से पारित हो गया है। विपक्ष इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की अभी भी मांग कर रहा है। राजेश राज, शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री की क्या कुछ बड़ी बातें रहे, आइए आपको अब ये बताते हैं कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। और इसके अलावा अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, इस तरह की तमाम बड़ी बातें आज उन्होंने
संसद में उठाई है। एनडीए सरकार का विकास कार्यों पर खर्च करने पर जोर है, जो साफ तौर पर नजर आता है। गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए ये विधेयक है, जिससे आने वाले समय में इसके जो परिणाम हैं वो निकलते हुए सामने आएंगे। एनडीए सरकार कभी भेदभाव नहीं करती और पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह का जो विधेयक है वो लाया गया और उसको वहां से पास कराया गया है। बड़ी बातें जो है वो हम आपको बता रहे हैं, और उसके अलावा विपक्ष के जो व्यवहार है उस पर किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जवाब ना सुनना, संविधान की धज्जियां उड़ाना विपक्ष का व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ अपने खानदान का महिमा मंडन किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने बापू के आदर्शों की हत्या की है और आज वही कांग्रेस बापू का नाम का आलाप कर रही है। गांधी ने आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग करने की बात कही। तो ये तमाम बड़ी बातें आज संसद में यहाँ पर की गई हैं। गांधी ने कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाने पर जोर दिया था। कांग्रेस भंग ना करके नेहरू ने बापूजी के आदर्शों की हत्या की। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर, और ऐसे में विपक्ष के व्यवहार पर ये सवाल उठाए गए हैं। आपातकाल लगाना बापू के आदर्शों की हत्या के समान है, ये कहना है। तो बापू की जो कार्यशैली रही थी उसी पर सवाल उठाए गए हैं। यहाँ पर विपक्ष के व्यवहार को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने जो निशाना सरकार पर साधा, और उसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा पूर्ववर्ती सरकारों ने फंड का दुरुपयोग किया और किस तरह से ये दुरुपयोग हुआ, ये सारी बड़ी बातें आज संसद में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने कही है। आगे बढ़ते हैं। वीबीजी राम जी बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान AIADMK सांसद M धनपाल ने इस बिल का समर्थन किया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वे विधेयक के मूल सिद्धांत से सहमत हैं और AIADMK के इस बिल का भी समर्थन करती है। I would like to congratulate the Honorable Minister and the government for bringing forward a bill that places rural livelihoods, employment security and dignity of labor at the center of our national development vision. The bill reflects the spirit of a developed India that grows not from the top alone, but from the villages, from the farms, from the hands of rural workers and entrepreneurs. विकसित भारत जी राम जी का असर अब पंजाब के पठानकोट में भी साफ दिखाई देने लगा है। पठानकोट में इस योजना को लेकर श्रमिकों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्हें मनरेगा का नाम भी बदलिया ते काम भी वधिया दिहाड़ी भी वध दे रहे ने, असी तो काहे लैंदे पर ते हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगली बारी भी इहो नरेंद्र मोदी जी बनन, गरीब लोगों को कारोबार मिले, मनरेगा के लोगों को कारोबार मिले, उन्होंने दिहाड़ी भी वधे कर दी है, टाइम सिर पैसे मिले कर देन। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है जी। नाम दे नाल बहुत सारिया जिहड़ियां चेंजिंग जिहड़ियां ने भारत सरकार ने कीतियां ने, नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना केवल 125 दिन का 100 दिन तो 125 दिन का रोजगार ਵਧਾਇਆ, बल्कि ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ जो दिहाड़ी लोगों को मिलती है वो भी ਵਧਾਈ है। और संसद ने गुरुवार को परमाणु ऊर्जा बिल पास कर दिया। राज्यसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कड़े नियंत्रण वाले सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलना है। उच्च सदन ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया। ये बुधवार को लोकसभा में पास हुआ था। ये बिल उच्च सदन में परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा सुरक्षा तंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। Before 2014 or 2013-14, the budget of Atomic Energy Department was just 13,879 crore, which is now increased in the current year to 37,483 crore, nearly 107.07% hike. In 2015, this government took another heroic decision and opened up the nuclear sector to joint ventures, but joint ventures limited only to the PSUs, not to the private. In 2017, for the first time in a single cabinet decision, a bulk approval was given to set up 10 reactors.
और संसद के दोनों सदनों से शांति विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति बिल पास होना हमारी टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला पल है। जिन सांसदों ने इसे पास कराने में मदद की उनका मैं आभारी हूँ। एआई को सुरक्षित रूप से पावर देने से लेकर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तक ये देश और दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य को एक निर्णायक बढ़ावा देता है। ये प्राइवेट सेक्टर और हमारे युवाओं के लिए भी कई मौके खोलता है। भारत में निवेश करने, इनोवेशन करने और कुछ नया बनाने का ये सबसे सही समय है। संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पेश किए जाने का शिक्षाविदों ने स्वागत किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने कहा है कि इस अधिष्ठान के गठन से देश में उच्च शिक्षा तंत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से उच्च शिक्षा में अलग अलग नियामक संस्थाओं को खत्म किया जा सकेगा। काफ़ी सालों से लोगों की इच्छा थी कि जो मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास हर शिक्षा संस्थान को जाना पड़ता है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड्स जो आते हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग रूप से आते हैं, तो उनको जो समस्याएं आती थी उसका समाधान करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। ये जब एक्ट पास हो जाएगा तो मेरे ख्याल से सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लिए भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी हमको समाधान करने का एक रास्ता निकलेगा। और शिक्षा नीति में स्टूडेंट सेंट्रिक यानी छात्रों के लिए जो जो कोई करना चाहिए, फिर वो नवाचार के बारे में हो, उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो, तो उसके लिए जो रेगुलेशंस आने चाहिए वो सब करने के लिए ये जो नया अधिष्ठान निर्माण हो रहा है, कार्यगत होने के बाद हमको बहुत सारी राहत मिलेगी। और वहीं नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत के निर्यात में 15.5% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान भारत का निर्यात $73.99 बिलियन रहा और इसी अवधि में भारत का आयात स्थिर रहा, जिससे व्यापार घाटा कम होकर 61% पर रह गया। भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 19.4%, जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट में 11.7% की बढ़ोतरी हुई। कपड़ा और फार्मा निर्यात में 20% का उछाल आया, जबकि केमिकल निर्यात में 18% और जवाहरात और ज्वेलरी निर्यात में 27.8% का इजाफा हुआ। इस दौरान भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट 127 गुना बढ़ा है। यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी भारत को फायदा मिला है। भारत और ओमान के बीच CEPA से भी निर्यात में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा भारत के निर्यात में 51.5% हिस्सा सामान का रहा है और जबकि 48.5% हिस्सा सेवा क्षेत्र से आया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन GST 2.0 रिफॉर्म और लेबर कोड्स के साथ ही लॉजिस्टिक अपग्रेड ने निर्यात को बढ़ाने में योगदान दिया। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक सम्मेलन के दूसरे दिन भारत की 16 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। 6 देशों के साथ भारत की मंत्री स्तरीय बातचीत हुई। सम्मेलन के तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी समापन समारोह को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन की उपलब्धियों पर केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। देखिए। WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर दिल्ली में हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा हैं। सर, दूसरा दिन है आज सम्मेलन का, क्या कुछ आउटकम रहा? तो 110 से ज़्यादा देशों के लोग यहाँ आए हैं। 25 देशों के मंत्री जी, जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आए हैं यहाँ और बहुत गंभीर चर्चाएं हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में। इतने सारे देशों ने मिलकर के बहुत सारे 2 दिन में कार्य किए हैं। अलग अलग प्लेनरी हुए। उस प्लेनरी में अलग अलग विषय की चर्चा हुई, एविडेंस जनरेशन के लिए या रिसर्च इकोसिस्टम के लिए फंडिंग के लिए या रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिए या एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए या इंटीग्रेशन इनटू पब्लिक डिलीवरी सिस्टम के लिए। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में बातचीत हुई। अपॉर्चुनिटी का लाभ लेकर के हमने 16 देशों के साथ बायलैटरल किए। तो बहुत सारे देशों के साथ हमारी पहले से पार्टनरशिप है, कुछ नए देश भी हैं। तो 16 में से 6 देशों के तो मंत्री के लेवल पर, मिनिस्टर लेवल पर हमारे माननीय मंत्री जी के साथ उनका डायलॉग हुआ।
प्रधानमंत्री जी इसके कंक्लूडिंग सेशन में आएंगे, डीजी WHO भी रहेंगे। बहुत सारे देशों के ये जो मंत्री है तो वो रहेंगे ही, लेकिन दिल्ली स्थित 50 देशों के आसपास के एम्बेसडर्स भी इसमें आने वाले हैं। बहुत सारे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जी, आयुष मंत्री जी आने वाले हैं, कुछ गवर्नर भी आ रहे हैं, तो एक वो काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम एक जो कमिटमेंट सभी कंट्रीज़ ने किया है, वो कमिटमेंट हम माननीय प्रधानमंत्री के पास प्रस्तुत करना चाहते हैं। बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम भी करना चाहते हैं और हम प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत ही व्यापक तरीके से चर्चा पारंपरिक चिकित्सा पे हो रही है और अलग अलग देश से अपने अपने हिसाब से और अपने अपने अनुभवों को एक साथ साझा कर रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। SIR की प्रक्रिया देश के विभिन्न राज्यों में जारी है, मगर पश्चिम बंगाल में इस पर घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में SIR प्रक्रिया के दौरान तृणमूल समर्थकों द्वारा चुनाव अधिकारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण भारतीय चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया है। ये कदम चुनावी अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। और उत्तर प्रदेश से आने वाले भाजपा के सांसद गुरुवार को केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के आवास पर एकत्रित हुए। मौका था उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात का। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह सहित प्रदेश के तमाम सांसद उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि भाजपा की प्रदेश इकाई में नया जोश है और पार्टी की पकड़ प्रदेश में इससे और मजबूत होगी। 2047 के बाद का भाजपा क्या होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आज बहुत अच्छी बातें की। उनको पहली बार सुन के बड़ा गर्व हुआ कि बाहर है भाजपा की, इतने यंग 44-45 ईयर के ऐसे कार्यकारी अध्यक्ष और जो पूरा देश संभालेंगे, उनकी बातों में इतनी गंभीरता थी, इतना वजन था। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में नो PUC नो फ्यूल अभियान तेज कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में 61,000 से अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUCC जारी किए गए हैं। पहले ही दिन सीमा चौकियों पर करीब 5,000 वाहनों की जांच हुई, जिनमें से 568 वाहनों को वापस भेज दिया गया। वैध PUCC न होने पर 24 घंटों में 3,746 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 217 गैर निर्धारित ट्रकों को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर डाइवर्ट किया गया। धूल और अपशिष्ट नियंत्रण के तहत 2,300 किलोमीटर सड़कों की मशीनें सफाई की गई हैं और लगभग 5,524 किलोमीटर सड़क पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन की तैनाती की गई है और 132 अवैध डंपिंग पॉइंट बंद किए गए हैं। और वहीं इस बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण कर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे ईंधन भरवाने के लिए वैध PUC की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करें। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से भी बात की। उन्होंने लोगों से PUC अपडेट रखने और GRAP प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज जारी किया गया प्रत्येक वैध PUC प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक छोटी सी जीत है। NCR को मिलकर ही लड़ाई को लड़ना होगा और मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करता हूं, आप हमारा इसमें सहयोग करिए। मैं आपके सहयोग की उम्मीद करता हूं। दिल्ली का पोल्यूशन हम मिलकर ही लड़ सकते हैं। पोल्यूशन हमारे द्वारा ही दिया गया है, कोई बाहर से तो आता नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी जो 450 जब था उसको 100 एक वे नीचे लेके आए। इस चैलेंज पे हम आज काम कर रहे हैं। ये अवेयरनेस तो चलेगी, इसी अवेयरनेस से ही लोग ठीक हो पाएंगे और ये अवेयरनेस सबके लिए जरूरी भी है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में पढ़ाई भले ही अंग्रेजी और हिंदी में होती हो, लेकिन जैसे ही छात्र कैमरा उठाते हैं, भारत की अनेकों भाषाएं पर्दे पर जीवंत हो उठती हैं। FTII अब एक ऐसे मंच के रूप में उभर रहा है जहां क्षेत्रीय और आदिवासी आवाजें नई सिनेमाई कहानियों को आकार दे रही हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कोर्स अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज के छात्रों की डिप्लोमा फिल्में इससे कहीं ज्यादा समृद्ध भाषाई तस्वीर पेश करती हैं।
असमिया, बंगाली और मराठी से लेकर मिजो और पंजाबी तक, संथाली हो या मुंडारी, आदिवासी भाषाओं में छात्र अपनी जमीनी हकीकत से जुड़ी कहानियों को बेबाकी से कह रहे हैं। ऐसी आवाजें जिन्हें मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही जगह मिलती है, यहाँ बिना व्यावसायिक दबाव के उभर रही हैं। FTI में हमारा स्टूडेंट्स को अपने आप को क्रिएटिव फ्रीडम पूरा दिया जाता है। वो जैसे जिस भाषा में अपने आप को प्रकाश करना चाहता है वो कर सकता है। वी बिलीव इन दिस फ्रीडम। तो हमारे देश में जो छोटा छोटा जनजातियों का भाषा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई उसको एक्सप्लोर करके करे एंड उस भाषा में अपने आप को प्रकाश करे, वी ऑलवेज सपोर्ट दैट। अभी का इंडिया में हम बहुत सारे जगह से स्टूडेंट अभी आ पा रहे हैं जो शायद कुछ साल पहले नहीं आ पाते थे। तो वो अगर अपना भाषा में अपना कहानी को एक तरह से पेश करना चाहता है और कर सकते हैं, तो हम जरूर उसको मदद देते हैं वो काम करने की। कई फिल्मकारों के लिए भाषा कोई विकल्प नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई है। मान सिंह बास के द्वारा निर्देशित वेयर डू द टीज गो एक संताली भाषा की फिल्म है, जो एक बच्चे की नजर से नुकसान और अपनापन तलाशने की कहानी कहती है। वहीं सौरव मुंडा की अ रिवर कलर रेड मुंडारी भाषा की फिल्म है, जो खनन और संघर्ष की छाया में बसे एक आदिवासी गांव की दुनिया को दर्शाती है। इसके साथ ही और कई दूसरी फिल्में भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखा रही हैं। मेरा जो डिप्लोमा फिल्म है वेयर डू द ट्रीज गो, मैंने अपनी मातृभाषा संताली में बनाया है। ये भाषा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम आदि राज्यों में बोली जाती है। इस फिल्म को बनाने में FTI का बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि FTI हमें खुला छूट देता है कि आप किसी भी भाषा में फिल्म को बना सकते हैं, और साथ ही हमें बजट और सारी रिसोर्सेज जो है मुहैया कराता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। मेरी डिप्लोमा फिल्म मुंडारी भाषा में है, जिसका नाम है मियद अराह गाड़ा और इसका अंग्रेजी अनुवाद है अ रिवर कलर रेड। यह फिल्म हमारे अकादमिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हमारी फिल्म को FTI द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और संस्थान हमें आवश्यक तकनीकी संसाधन जैसे कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, एडिटिंग शूट, साउंड डिजाइन स्टूडियो और कलर लैब एवं टेक्निकल क्रू उपलब्ध कराता है। जैसे जैसे भारतीय सिनेमा हाशिए की कहानियों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, FTII के छात्र फिल्में एक बदलाव का संकेत दे रही हैं, जहां भाषा कहानी कहने में बाधा नहीं, बल्कि उसे सशक्त बनाने का सेतु बन रही है। श्यामा मिश्रा, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।